दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, उससे संबंधित सारा मैटर तैयार किया जा रहा है और आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज जो क्लास है आप लोगों का वो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का है और ये रहेगा पार्ट 3 रहेगा। और पार्ट 2 पढ़ चुका है, चैनल पे डाला गया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और पार्ट 3 आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद एक बात कि आप लोगों को थैंक यू फॉर सपोर्ट के लिए, और इसी तरह आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और क्लास को अटेंड करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यूनिट वाइज नहीं लिए हैं क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन है समथिंग 2 में आधा कवर हो गया था, आधा ज़्यादा हो गया था, और समथिंग 2 लास्ट ये है, इसमें सारा सब कुछ समथिंग कवर हो गया है। जो इम्पोर्टेंट हमको लगा वो हम इसको मतलब क्वेश्चंस उठा लिए हैं। और हो सकता है कोई 1-2 क्वेश्चन ना आए, 2-4 क्वेश्चन इसमें से ना आए, लेकिन आई होप कि एवरेज रहेगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, भाषा की संरचना। भाषा की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो पहला क्या है? पहला रूप है। ठीक, पहला रूप है, फिर अर्थ है और उसके बाद उपयोग है। तो रूप मतलब फ्रॉम, कैसे, मतलब उसके कौन कौन है उसमें, फिर उसका अर्थ रहेगा, फिर मतलब मीनिंग, ये सब जो भी है ये सारा सब कुछ उसमें रहेगा। तो देरी ना करते हुए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, रूप में कितने हैं? फ्रॉम में 4 हैं, जिसमें मॉर्फोलॉजी मतलब स्वर विज्ञान है, शब्द विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है और छंद विज्ञान है। तो ध्वनि विज्ञान या स्वर विज्ञान में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मतलब जो ध्वनि है एक साथ जुड़कर जब अर्थ जो बनाते हैं, अर्थपूर्ण हो जाता है, उसी को स्वर विज्ञान या ध्वनि विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? तो उसके बाद फिर हम बात जैसे का, ता, चा, ये सारा सब कुछ क्या है, ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ पर? मॉर्फोलॉजी मतलब शब्द विज्ञान पर आएंगे। तो शब्द विज्ञान में क्या है? इसमें क्या होता है आप लोग जानते ही हैं कि जो अक्षर होते हैं उसको जोड़कर जो अर्थपूर्ण बन जाता है, और मतलब जो अर्थ बन जाता है, 1, 2, 3, 4 अक्षर का जोड़ के जब अर्थ बन जाता है उसी को हम कहते हैं शब्द विज्ञान या मॉर्फोलॉजी। जैसे कल, जल, का और ला मिला के कल हो गया, जा और ला मिला के जल हो गया। उसी प्रकार 3 अक्षर में जाएंगे, कलम, कलम हो गया, नकल, नकल हो गया। तो इस टाइप का शब्द बनता है। और मात्रा वाला भी बनेगा, बिना मात्रा वाला भी बनेगा। मैंने 2 बता दिया है, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, बाकी आप लोग समझदार हैं ही हैं, टेंशन नहीं। फिर वाक्य में हम आएंगे तो इसमें वाक्य सिंटैक्स होता है, जो वाक्य मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो चलता है, जिसमें आप लोग इस्तेमाल करते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सारा जब सीरियल वाइज चलता है तो उसी को हम वाक्य विन्यास कहते हैं। मतलब इसी से संबंध वाक्य लिखा हुआ है तो सेंटेंस कब बनेगा? जब सूटेबल एक नियम से हम किसी चीज़ को लिखेंगे तब वो सेंटेंस बनेगा। फिर हम आएंगे छंद विज्ञान में या प्रोसोडी में सॉरी। इसमें क्या होता है, जैसे कि नीचे लिखा ही होगा, जो हम बोलते हैं, जो हमारी बोली है उसमें जो उतार चढ़ाव होता है वो, और प्लस सुर और लय, मतलब ये इसका सब हम लोग इसमें जानते हैं, पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद आपका आएगा अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान में क्या है? अर्थ विज्ञान में आएगा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द। युग्म शब्द पर्यायवाची आप जानते हैं, विलोम जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। युग्म शब्द मतलब होमोफोन्स से हम बता देते हैं, जब 2 या 2 शब्द, इसमें क्या होता है, 2 या 2 शब्द होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं जिनका उच्चारण तो एक जैसा होता है। जब हम बोलेंगे, जब
उच्चारण होगा उसका वो तो सेम होगा, सामान्य होगा, एक जैसा ही होगा, लेकिन जब मीनिंग निकलेगा ना तो वो अलग अलग हो जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? मतलब जब शब्द 2 या 2 से अधिक होगा, उच्चारण सेम रहेगा, उच्चारण में भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उस उच्चारण का जब हम मीनिंग निकालते हैं, उस उच्चारण का जब मीनिंग निकलता है तो वहाँ पर जो मीनिंग होता है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो या आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, उपयोग मतलब यूज या प्रेगामेटिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, तो इसमें वाक्य का प्रयोग हम करेंगे कि कब, कहाँ, कैसे, ये सारा सब कुछ आता है। मतलब इन सारे शब्दों का कब इस्तेमाल करना है, तो कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, इन सारी चीज़ों का हमको कब इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम इसमें जानते हैं। और ये पूरा डायग्राम दे दिए, इस पर लगा दिए हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जितना भी अच्छा सा आप और अच्छे से पढ़ने तैयार करना चाहते हैं तो फिर ये पूरा डायग्राम है, आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा बात। और फोनोलॉजी को स्वनिम भी कहते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है फोनोलॉजी को स्वनिम भी कहते हैं। तो इसलिए कभी कभी स्वनिम पूछ लेता है, फोनोलॉजी ना देकर मतलब और ये शब्द ज़्यादा पूछता है, स्वनिम ज़्यादा पूछता है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैंने इसलिए डायग्राम लगा दिया है, आप लोग आराम से तैयार कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा भाषा के कार्य। भाषा के कार्य क्या है, जानते ही हो। भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, सोशल इंटरेक्शन बनाते हैं और फीलिंग इमोशनल एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसमें विचारों का साधन होता है, उसमें मतलब इंस्ट्रूमेंटल ऑफ थॉट जो होता है वो वहाँ पे होता है। एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन का आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, मतलब पहचान की अभिव्यक्ति जो मतलब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब दर्शा रहे हैं, जो भी अभिव्यक्ति अपनी है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको पहचानते हैं हम लोग उसे। इसके बाद तथ्यों का संकलन करेंगे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फैक्ट्स। इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण तथ्यों को सुरक्षित रखा जाता है, जो समय पड़ने पे अगर जब हमें ज़रूरत पड़े तो फिर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक तरह का रिकॉर्ड से संबंधित, रिकॉर्ड जैसे नहीं होता, रिकॉर्ड रख लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो काम में लाते हैं, तो उसी से संबंधित है। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर 3 का, जो है भाषा शिक्षण का सिद्धांत। इसमें क्या होगा, बहु ज्ञानेंद्रिय, मतलब ज्ञानेंद्रिय कितनी है अपनी, 5 है, तो पाँचों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आँख, कान, नाक, जो भी है, जैसे भी है, आँख का ज्ञानेंद्रियों के बारे में आप जानते हैं। आँख का काम क्या है, देखने का है, कान का, नाक का, ये सब, स्किन का, ये सारा सब कुछ आप लोग जानते हैं। तो टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। भाषा शिक्षण अधिगम का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर देना चाहिए। मतलब जो भी भाषा है उसको सिखाना है बच्चे को, जो भी आपके पास बच्चा है, चाहे वो बच्चा नॉर्मल हो, चाहे बच्चा वो स्पेशल हो, आपको जो भी अधिगम मतलब सिखाना है उस कार्य को आप स्टार्ट कर दिए। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी उस बच्चे के लिए सही रहेगा। फिर बच्चे की अति महत्वपूर्ण एवं लाभदायक भाषा सिखाई जानी चाहिए। बच्चे को जो है इम्पोर्टेंट और बेनिफिट वाली भाषा, मतलब जो उसको लाभ पहुंचाए वो भाषा उसको सिखाना है। और फिर उसके बाद क्या है, अर्थपूर्ण स्थिति, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद है भाषा को साधन समझना चाहिए, ना कि साध, मतलब उसको साधन समझना है, मतलब उसके माध्यम से कुछ हो रहा है, उसके माध्यम से हम सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही खाली कर रहे हैं, मतलब बेमतलब का नहीं हो रहा है। वो साधन है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। फिर भाषा क्या है आप देख लीजिए, नेक्स्ट है भाषा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि खाली क्लासरूम तक का सीमित है। जब आप भाषा सीख जाते हैं तो खाली क्लासरूम में ही कम्युनिकेट नहीं होते हैं, क्लासरूम में ही नहीं उसका इस्तेमाल करते हैं, आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ उसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों की रुचि और आवश्यकता को ध्यान में हम बार बार बताया गया है। और इसीलिए इस समय जो करंट टाइम चल रहा है, इस समय चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रहा है। तो जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रहा है तो हम उस बच्चे का भी ध्यान, मतलब उस बच्चे को ध्यान में रखकर सब कुछ तैयार करेंगे जो भी उससे संबंधित है।
बच्चे से पढ़ाने से संबंधित है, बच्चे के खेल से संबंधित है, या बच्चे के और अदरवाइज़ कोई एक्टिविटी से संबंधित है, तो जो भी हम उस बच्चे से संबंधित प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें उसको ध्यान में रख के उसको प्रिपेयर करना है। जो भी है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका नीड होना चाहिए, उससे संबंधित, उसकी कैपेसिटी से संबंधित होना चाहिए। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम जिस लेवल से भाषा सिखाने जा रहे हैं, जो भाषा सिखाने जा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब और ज़रूरतें क्या हैं, आवश्यकता क्या है, इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मतलब रुचि जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जब तक हम किसी कार्य में या किसी काम में रुचि नहीं होती है तो तब तक हम उसको बेटर तरीके से लर्न नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बच्चे का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इंटरेस्ट होने के लिए जो मदर टंग है उसका अगर सहारा लिया जाता है तो बच्चे को और बेटर तरीके से जो सेकेंडरी लैंग्वेज होती है उसको ईजिली सिखाया जा सकता है। अगर मदर टंग को छोड़कर हम ओनली फॉर सेकेंडरी लैंग्वेज में फोकस करेंगे तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट मदर टंग और इसके बाद सेकेंड में हम डालेंगे जो अदरवाइज़ दूसरी जो भाषा है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 4। ये जो MRM है, मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड जो है, मातृ चिंतनशील विधि है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम लगा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, माता व बच्चे के अंतःक्रिया का अवलोकन करने का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो इसको विकसित किया गया है। और ये खासकर जो HI बच्चे हैं उनको भाषा सिखाने के लिए किया जाता है। और उसके बाद उन बच्चों का अवलोकन किया जाता है। फिर जो माँ होती है उसके शब्दों को मतलब बच्चे को मतलब पहचान कराती है, पकड़ाती है और दोहराने के लिए कहती है। और मतलब इसमें उस माँ का जो है रोल होता है। और क्योंकि जो बच्चा होता है उसकी फर्स्ट टीचर कौन है, माँ ही है। तो सारा सब ये जो विधि है वो उसी माँ पे ही फोकस करता है। मैटरनल मतलब मदर से संबंधित है, मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड। तो उसी संबंधित वो क्या करती हैं, अपनी भूमिका अदा करती हैं। वो क्या करती हैं, बच्चे को अच्छी तरीके से भाषा सिखाने में मदद करती हैं, दोहराने के लिए कहती हैं। ये सारा सब कुछ माँ अपना जो भी उनका योगदान है, जो भी उनकी भूमिका है, वो जिम्मेदारी के साथ निभाती हैं। चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे घर से संबंधित हो, चाहे अदरवाइज़ कोई और काम हो, वो अपनी जिम्मेदारी को एकदम बेटर तरीके से करती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब बस काम चलाऊ के लिए वो करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जो बच्चा है वो रो रहा है तो बालक की माँ बच्चे से पूछती है कि भूख लगा है, या फिर वहीं पर जवाब भी देती है, और दूध पीना है या नहीं पीना है, इस टाइप का, या पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये काम करना नहीं करना, ये सारा सब कुछ उसमें रहता है। तो अगर रोया तो रीज़न पूछना ही है भाई, या दिक्कत हुआ, चिल्लाया बच्चा, आवाज़ किया, तो रीज़न तो पूछना ही है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, जिससे कि जो बच्चा है वो आपका जो बच्चा है वो जो आप उसको सिखाना चाहते हैं, मतलब इसके द्वारा भाषा सिखाया जा सकता है। तो सूटेबल तरीके से उसको बच्चे को भाषा सिखाया जा सके। और एक बात, तो इसमें हो सकता है कि मतलब इस टाइप से ना पूछे, एक लाइन में पूछ ले, तो आप सारे को मिलाकर एक लाइन में खाली लिख देंगे। जैसे माता एवं बच्चे के अंतःक्रिया का गहन अवलोकन करना महत्वपूर्ण विधि है। बच्चे और माता के बीच के अंतःक्रिया करने का गहन अवलोकन, मतलब अच्छी तरीके से अवलोकन करने के बाद एक महत्वपूर्ण विधि को विकसित, मतलब इसमें क्या है, अब अगर आप बात करें, अगर पूछेगा तो MRM जो है वो एक लाइन में बताइए, तो फुल फॉर्म पूछेगा तो फुल फॉर्म कर दीजिए। नहीं तो अगर पूछ लेगा एक लाइन में व्याख्या लिखिए, तो आप लिख देंगे क्या, इसका MRM का प्रयोग HI बच्चों को भाषा सिखाने के लिए किया जाता है, और इसमें माँ और बच्चे के बीच गहन अंतःक्रिया का वो अवलोकन किया जाता है। ठीक है ना, अवलोकन करने का एक अवलोकन मतलब ऑब्जर्व होता है। ठीक है ना, और महत्वपूर्ण विधि को विकसित किया गया है। ये जो मेथड है इसको विकसित किया गया, MRM को जो विकसित किया गया है वो HI बच्चे को जो है उनके भाषा सिखाने के लिए किया गया है। बस आप एक लाइन में इतना ही लिख देंगे, बाकी कुछ नहीं लिखना है। MRM पूछ लेगा, ये HI बच्चों को भाषा सिखाने के लिए इसका डेवलप किया गया है, बात खत्म।
नेक्स्ट आएंगे और MRM का जो है, और उसमें वो भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है। कि जो ट्रू फॉल्स में कैसे पूछ लेगा कि MRM जो है वाणी के लिए तैयार किया गया है, वाणी से संबंधित विधि है या कोई अधिगम से संबंधित विधि है या कुछ भी, लेकिन वो किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। मेन रोल किसका है, माँ का है, ठीक है ना। अगर उसमें दे दिया जाए कि मेन रोल किसका है, अगर है तो माता का, लेकिन अगर उसमें ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा कि टीचर का है कि माता का है, तो आपको किस पे करना है, माँ पे। ठीक, 3 क्वेश्चन तीन हो गया। MRM के चरण हैं बच्चों के द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य तथा उसके भाव को सही रूप में उसको एक अच्छा लैंग्वेज पर उसको देना है। फिर सेकंड है, टीचर को बच्चों से बातचीत के लिए उनकी रुचि के अनुसार उनके लिए विभिन्न अवसर को प्रदान करने के प्रति सजग और सावधान रहना चाहिए। सजग मतलब अलर्ट। नंबर 3 है, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच जो भी बातचीत संभावित है उसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास कैसे करेंगे, कुछ जो भी आप बातचीत किए उससे संबंधित कुछ पूछ लीजिए, आप 2-4 शब्द ही पूछ लीजिए, इसमें क्या आया, ठीक है ना। विरोधी शब्द का मतलब होता है विलोम शब्द होता है, ठीक है ना। विरोधी शब्द हम गलती से लिख दिए हैं, इसमें विलोम शब्द होता है, ठीक है। और फिर उसमें उससे मतलब कुछ उससे संबंधित पूछ लीजिए, कल का मतलब क्या होता है, आज का मतलब क्या होता है, जो भी उसमें शब्द आया है वो उससे संबंधित पूछ लीजिए। अगर उसमें आया राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है तो खाना गैप कर दीजिए, उसको बोलिए इसमें भरो, खाना कौन खा रहा था, मार्केट कौन जा रहा था। जो भी आप वार्तालाप किए उससे संबंधित आप प्रैक्टिस बच्चे को करवाते हैं तो और बेटर रहेगा। फिर बच्चे द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य को ज़रूरत पड़ने पर चित्र के माध्यम से और जो भी कारक चिन्ह हैं या उससे संबंधित है तो उससे डायग्राम के द्वारा ज़रूरत पड़ता है तो, और HI बच्चों के लिए तो खासकर डायग्राम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और संबंधित जो सिंबल्स हैं जो भी है वो उसको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ हो सकता है जो आप साइन कर रहे हैं, जो आप इशारा कर रहे हैं वो ना समझ पा रहा हो, तो डायग्राम है तो इजीली वो समझ जाएगा। फिर आपका बुनियादी भाषा क्षमता, बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, ठीक है ना, कॉम्पिटेंस। इसमें क्या होता है, मतलब जो बेसिक भाषा है, जो बुनियादी भाषा क्षमता है उसे प्रभावी ढंग से हमें बनाना है, तैयार करना है, जिससे कि बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से ज़रूरत पड़ने पे अच्छे तरीके से बात कर पाए, और जो भी उसमें इस्तेमाल करना चाहे वो शब्द वोकैबलरी हो, ग्रामर हो, ये सारा जो भी है ये सब का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ सकें। तो इसमें वही दिया सब, मौलिक ज्ञान कौशल को बढ़ाता है। इसमें शब्दावली, ग्रामर, वाक्य विन्यास, स्वर विज्ञान, ये सब ऊपर पढ़ चुके आप लोग। व्यवहारिकता का ज्ञान के साथ साथ विभिन्न संदर्भ में अर्थ का वो मतलब प्रेषित करता, मतलब आगे बढ़ाता है। करने के लिए बस हो गया, ठीक है ना। अब आप लोग समझ जाइए इसमें। फिर इसमें क्या करते हैं, HI बच्चों के लिए भाषा सीखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और BLC जो है, मतलब इसका शॉर्ट कर दिए हम, BLC जो है HI बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा उनकी क्षमता को डेवलप किया जा सकता है। फिर TMT हो गया, टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट जो है ये टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है, और इसको हम एक इनफॉर्मल टेस्ट के रूप में भी मान सकते हैं, अंतर्गत मान सकते हैं, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ता है तो TMT तैयार हो जाता है, नहीं ज़रूरत है तो TMT तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, TMT एक मूल्यांकन है जो टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है, और टीचर क्या करता है, वो अपने ज़रूरत के अनुसार वो तैयार करता है, फिर बच्चों का टेस्ट लेता है, और उससे वो पता चल जाता है कि बच्चा किस लेवल पर है, क्या है, कैसे है, कितना है, ये सारा सब कुछ उसमें क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक, नैदानिक, ये सारा सब कुछ उसमें शामिल है। अगर आपसे पूछ लेता है TMT में कौन शामिल है, ठीक, TMT कौन तैयार करता है, टीचर तैयार करता है, कोई और तैयार करता है, कोई तैयार करता है, तो फिर टीचर का नाम आए तो टीचर पे टिक करना है। फुल फॉर्म पूछेगा तो टीचर में टेस्ट हो जाएगा। TMT कौन तैयार करता है, टीचर तैयार करते हैं, पेरेंट्स तैयार करते हैं, या
अदरवाइज़ कोई और करता है, हो सकता है आइडियोलॉजिस्ट पूछ ले, हो सकता है साइकोलॉजिस्ट पूछ ले, क्योंकि ज़्यादातर काम वो थोड़ा सा तैयार ये जो बच्चों से संबंधित है वो साइकोलॉजिस्ट से संबंध दे अपना माइंड सेट करके आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। टीचर मेड टेस्ट जो है टीचर करता है, जैसे यूनिट टेस्ट होता है, ठीक है ना, और इस टाइप का जो टेस्ट होता है टीचर जो है अपनी ज़रूरत के अनुसार वो तैयार करता है, समझे। तो इसमें लिख दिया है रचनात्मक, योगात्मक और फिर उसके बाद नैदानिक। आराम से अपना देखिए, समझिए, आगे बढ़िए, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद आपका देख लीजिए यहाँ पर क्या है, आपका साइन लैंग्वेज एंड साइंस सिस्टम है। तो इसमें दे दिया है दृश्य, स्थानिक, व्याकरण, वाक्य विन्यास और फिर क्षेत्रीय विविधता। तो इसमें अपना अलग अलग, एक मिनट, इसमें देख लीजिए। इसमें क्या है, दृश्य मतलब जो दिखाई देता है, दृश्य का मतलब आप समझते हैं, जो दिखाई देता है, हाथ, चेहरे के हाव भाव, ये सारा सब कुछ। व्याकरण क्या है, व्याकरण आप जानते हैं, ग्रामर संबंधित एक सूटेबल सेंटेंस। फिर क्षेत्रीय विविधताएं जो अपना रीजनल डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन बल्कि इसमें क्या है, विशिष्ट क्षेत्र और समुदाय जो हैं के लिए अद्वितीय है, मतलब सेकेंडरी। मतलब जैसे अमेरिकन साइन लैंग्वेज हो गया का उपयोग मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में किया जाता है, ठीक। इसका ISL का जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो ज़्यादातर कहाँ होता है, वो अमेरिका और कनाडा में। तो जैसे हम लोग के यहाँ पे ISL इस्तेमाल होता है, इंडियन साइन लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, तो BSL क्या है, ब्रिटिश में इस्तेमाल होता है। तो ये उस क्षेत्र के पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए बनाया गया था। अभी तो हर जगह पे चलता है। भाषा मान्यता, सांकेतिक भाषा को कई देशों में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है, समझे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन दोनों में अंतर। इसमें क्या होता है आप देख लीजिए, ये दिए, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा, अब इसमें दिया हुआ है अंतर, इधर एक तरह कॉलम के हिसाब से दे दिया है, सांकेतिक भाषा और सांकेतिक प्रणाली। इसमें अवधारणा के लिए साइन का ज़रूरत पड़ता है, मतलब कॉन्सेप्ट के लिए साइन का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इसमें साइन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसमें मॉर्फो का ज़रूरत पड़ता है, ऊपर बताए हैं। तो ये उसी संबंधित है। इसकी उत्पत्ति अपने आप हुई है, इसकी उत्पत्ति अपने आप नहीं हुई है, इसको बनाया गया है। फिर इसमें क्या आता है, व्याकरण होती है, इसमें मौखिक भाषा के व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। फिर साइन में क्या होता है, साइन लैंग्वेज में क्या होता है, इसकी उत्पत्ति वाणी के बदलने के लिए की जाती है। जैसे साइन लैंग्वेज क्या होता है, हम लोग बोलते हैं तो उसी को सामने जो साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो साइन लैंग्वेज कर देता है, इंटरप्रेटेड जो होता है वो साइन इशारे में कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो बस वो इसलिए वो बोल रहा है कि जो हम बोलते हैं उसको साइन में बदल देता है। और इसमें क्या होता है, वाणी को समर्थन मतलब सपोर्ट देने के लिए इसको बनाया गया है। और फिर नंबर 6 में देखिए, इसे शैक्षिक मतलब द्विभाषिता में प्रयोग किया जाता है, मतलब सेकेंड लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। और जो साइंस सिस्टम है इसका TC में इस्तेमाल किया जाता है। TC बोले तो टोटल कम्युनिकेशन, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आई होप समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, तो फिर हम और अच्छा सा कोशिश करेंगे। अभी तो अपने हिसाब से तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे अगर कमी रहेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। फिर आकलन का क्षेत्र हम लोग देख लेंगे। इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस हो जाएगा, मतलब निर्देशन प्रक्रिया। हमको किसी को निर्देश करना है, निर्देशित करना है, किसी को कोई चीज़ बताना है तो अच्छे तरीके से उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन उसका, मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन का मतलब समझते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब समझते हैं, उसको बांटना है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन जानते ही हैं कि मतलब उसको मोटिवेट करना है, उसको प्रेरित करना है कि मतलब तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, इस टाइप का बोल सकते हैं, शाबाश शाबाश, ऐसा, ठीक। फिर भाषा का आकलन आकलन कैसे करेंगे, आकलन अभी ऊपर बताए हैं कि आकलन 3 प्रकार से हम करेंगे, औपचारिक करेंगे, अनौपचारिक करेंगे, फिर TMT के द्वारा करेंगे। औपचारिक क्या होता है, औपचारिक एक नियमानुसार होता है, जिसको बोलते हैं मानकीकृत, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड, अंग्रेजी में बोलेंगे स्टैंडर्डाइज,
और हिंदी में बोलेंगे मानकीकृत, ठीक है ना। मानक के अनुसार वो सीधे निकाल के देगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या है वो इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, मतलब उसका एक पैरामीटर है, उसका सब कुछ डिसाइडेड है। लेकिन औपचारिक में क्या, अनौपचारिक में क्या है, कोई निश्चित नहीं है, ज़रूरत के अनुसार कर लिए, ज़रूरत नहीं है तो चलो हटाओ, मतलब कोई उसमें नंबर एक नहीं निकलेगा, मतलब कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है कि हाँ इतना ही हो जाना है। तो इसलिए वहाँ पर ये इसीलिए इसको अनौपचारिक कहते हैं। टीचर मेड टेस्ट भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ता है तब टेस्ट लिया जाता है, नहीं तो नहीं लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है फिल्टर, ये क्या है, हाँ स्विट्ज़रलैंड, ठीक है ना, कि इन्होंने क्या कहा है, मतलब ये संरचनात्मक से संबंधित है, जो कल का क्लास में था उससे संबंधित है। इन्होंने मतलब इससे संबंधित जो है अपना क्या बताया है, 1929 में किया था। और ये क्या थे, बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक थे, इन्होंने इसको विकसित किया। इसमें कितने हैं, 6 कॉलम होते हैं, जो ये की बनाया है इन्होंने, स्विट्ज़रलैंड जो है की बनाया, इसमें 6 कॉलम होते हैं और इसको कॉलम्स को जोड़कर आगे बढ़ाया जाता है, जो प्रतीक मतलब सिंबल्स के होते हैं, सिंबल्स होते हैं। स्विट्ज़रलैंड के अनुसार इस कुंजी का उद्देश्य बच्चों को अंग्रेजी भाषा की संरचना को सिखाने में मदद करता है। आपका मेन फोकस कहाँ पे रहेगा, आपको क्या ध्यान रखना है, बना कब 29 में 1929 में इसको बना, कब बना 1929 में। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, बच्चे को अंग्रेजी भाषा सिखाना। यहाँ पर देख लीजिए, इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को अंग्रेजी भाषा की संरचना को सिखाने में मदद करना है। और इसमें ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी भाषा सिखाना या हिंदी भाषा सिखाना। तो इसमें तो अंग्रेजी भाषा दिया है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज दिया है, तो आपको इंग्लिश पे टिक करना है, हिंदी पे टिक नहीं करना है। बना कब 1929 में, बाकी बात ख़त्म हो गया। और बनाया कौन, स्विट्ज़रलैंड ने बनाया। किन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर थे, HI बच्चों को पढ़ाने के लिए। BI दे देगा तो फिर गड़बड़ाना मत, ID दे देगा तो उसमें कंफ्यूज मत होना। 3 टॉपिक है इसमें। बना कब, शुरुआत कब हुआ 1929 में, और जिन्होंने बनाया वो किस बच्चे से संबंधित टीचर थे, HI बच्चे से। और किस लैंग्वेज पे इसका मतलब किस लैंग्वेज को सिखाना था, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी भाषा को सिखाना था। बात ख़त्म। अब इसमें 3 चीज़ें बता दिए हैं। अगर पूछेगा तो इन्हीं तीनों में से पूछ लेगा, या पूछ लेगा एक लाइन में आंसर करिए, तो आप एक लाइन में आंसर कर सकते हैं। अंग्रेजी मतलब इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी, नाम लिख दीजिएगा। अगर पूछेगा तो इसके बारे में पूछेगा तो पहले तो इनका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसकी शुरुआत 1929 में हुआ था, और इसमें कितने, हाँ ये पूछ सकता है, कॉलम पूछ सकता है, कितने कॉलम थे इस कुंजी में, कितने कॉलम थे, तो 6 कॉलम पूछ लेगा। कितने कॉलम थे, तो आपको लिखना है 6 कॉलम। फिर इसके प्रत्येक जो कॉलम है, अब तो जोड़ के आगे बढ़ाना ही है, बढ़ाना, ठीक है ना। तो कितना पूछेगा, क्या कितने कॉलम, 6। और किन बच्चों के टीचर थे, बधिर बच्चों के, मतलब HI बच्चों के। कौन सी भाषा को सिखाने का उद्देश्य था, अंग्रेजी भाषा को। और बना कब 1929 में। 4 टॉपिक तैयार है इसमें, समझे। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ये अपना आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एप्पल ट्री, कल एप्पल ट्री का उसमें सेकंड वाला क्लास में था, तो यहाँ पर एप्पल ट्री का फुल फॉर्म दिया है। ए का कुछ नहीं है, P का पैटर्न है, और फिर सेकंड P का प्रोग्रामर है, L का लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक मतलब समझते हैं ना, भाषिक। और फिर E का एक्सप्रेशन है, T मतलब ट्री, अब एप्पल हो गया, अब ट्री चल रहा है, तो T का थ्रो हो गया। और R का रेनफोर्स्ड हो गया, मतलब पुनर्बलन या पुनर्बलित करना। E का एक्सप्रेशन हो गया, और एक्सपीरियंस हो गया। और फिर सेकंड E का इवैल्यूएशन हो गया। तो मतलब आप इसका जानते ही हैं। तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर एक पैटर्न अच्छा होना चाहिए, उस पैटर्न का प्रोग्राम अच्छे से करना चाहिए। फिर भाषा होगा, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, थ्रो मतलब उसके द्वारा,
थ्रू के उसके मतलब द्वारा होता है। फोर्थ मतलब पुनर्बलित, फिर एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, फिर उन सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन। ठीक, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 4 जो है फुल फॉर्म डाल दिए हैं, समझे, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। BLC अभी बता चुके हैं ऊपर, बेसिक बुनियादी भाषा क्षमता है जो है, जो भाषा क्षमता है बेसिक, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस है, फिर ISL का अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, BSL का ब्रिटिश साइन लैंग्वेज है, ISL का इंडियन साइन लैंग्वेज है, TC का टोटल कम्युनिकेशन है, और TMT का आप लोग जानते हैं TMT टीचर में टेस्ट हो गया, समझे। और जो शैक्षिक द्विभाषा आप लोग जानते हैं, शैक्षिक द्विभाषा क्या होता है कि मतलब एक तो अपनी भाषा, समझे, एक तो अपनी भाषा हो गई, और उसके बाद हमको एक नेक्स्ट भाषा सीखनी है, मतलब दूसरी सेकेंडरी लैंग्वेज, ऊपर अभी डिस्कस किए ना, तो हमको मतलब 2 भाषा में एजुकेशन प्राप्त करना है, एजुकेशन लेना है, बाईलिंगुअलिज्म एजुकेशन, तो 2 भाषा में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विषय को 2 भाषाओं में पढ़ाया जाता है, मतलब एक आपका मदर टंग हो गया, दूसरा आपका सेकेंडरी लैंग्वेज होगा। मदर टंग आप जिस एरिया में है वो हो जाएगा, और सेकेंडरी लैंग्वेज जो होगा वो स्कूल में सिखाया जाता है। समझ में आया? चलो काम ख़त्म। यहाँ पर अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट ही क्वेश्चन है। तो फिर इसके बाद CWSN के लिए मानकीकृत भाषा परीक्षण, मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है ना। तो स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, पूरा मतलब उसमें सारा डाटा मतलब डिसाइड हो जाता है कि मतलब इतना है, इस नंबर तक का है। तो नंबर 1 है पूर्व स्कूली भाषा स्केल, फिर भाषा के मूल सिद्धांतों का नैदानिक मूल्यांकन हो गया, भाषा का विकास हो गया, फिर Peabody पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट हो गया। इसमें क्या होता है, देरी और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों को शामिल किया जाता है, जो मतलब जिनका भाषा डिले लैंग्वेज हो जाता है, मतलब भाषा विकास देरी से जिनमें होता है, उन बच्चों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है, और उनका पूरा अच्छे तरीके से उनके मतलब भाषा का टेस्ट किया जाता है, फिर उनका डेवलप किया जाता है। जितना पॉसिबिलिटी रहता है उतना उसमें इम्प्रूवमेंट होता है और सुधार होता है। तो क्लास समाप्त हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना क्वेश्चन दिए हैं वो अभी तक जो 2 क्लास हुआ है वो समझ में आया होगा, और आई होप कि ये भी समझ में आएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये देख लीजिएगा, शायद द्वितीयक भाषा जो है वो सेकेंडरी लैंग्वेज है, मतलब दूसरी भाषा, आप लोग समझ लीजिएगा। मैंने सेकेंडरी लैंग्वेज बोल दिया था इसलिए यहाँ पे शो नहीं किए थे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग भी तैयारी करिए, और इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए, और जैसा भी होगा पेपर आप लोग बताइएगा, और सपोर्ट के लिए थैंक यू। क्लास को यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।